हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुल अजीज, फिजिक्स फैकल्टी। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय अब्दुल अजीज। तो सबसे पहले टेलीग्राम टेस्ट 2 का जो हाईएस्ट स्कोरर है वो अनाउंस कर देते हैं। वह है टेस्ट नंबर 2 का हाईएस्ट स्कोरर सुभाष कुमार भेरी, जिसके नंबर आए हैं 20 नंबर। हालांकि ये जो टेस्ट था वो किसी रीजन से 22 का ही हो पाया है, टाइपिंग में कुछ एरर की वजह से। तो 22 में से 20 मार्क्स उसने अचीव किए हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और कई बच्चों के देखो नंबर अच्छे आ रहे हैं, लेकिन वो क्या है, जल्दीबाजी में उसको गलत कर आ रहे हैं। और ये जल्दीबाजी जो आपकी हैबिट है ये आपको रुला सकती है एग्जाम के अंदर। जल्दी करने के नंबर नहीं होते, सही करने के मार्क्स होते हैं। एटलीस्ट टाइम ड्यूरेशन जो आपको सेट दिया हुआ है 20 मिनट का, तो कम से कम 20 मिनट तो आप पूरा लें। आप जल्दीबाजी में उसमें टिक करने के चक्कर में गलती कर आ रहे हैं, तो ये भैया आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर 21। इस टेस्ट के अंदर जो भी टेलीग्राम टेस्ट सीरीज 1 और 2 के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स बच्चों ने कमेंट की है उसको अपन आज पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टेलीग्राम टेस्ट सीरीज के जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 1। एक धात्विक छड़, धात्विक का मतलब है मेटालिक, एक मेटालिक रोड है अपने लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक का मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के चारों ओर नियत कोणीय वेग, नियत कोणीय वेग यानी कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। इसे आप एक समान रूप से गर्म कर दें। कोई छड़ है वो ऐसे घूम रही थी पहले तो, ठीक है, कोई छड़ है वो ऐसे घूम रही है। अब आपने क्या करा, ओमेगा से घूम रही है। अब आपने इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर अपन इसको गर्म करेंगे तो सबको पता है कि इसके अंदर एक्सपांशन होगा, प्रसार होगा। तो आफ्टर एक्सपांशन बताओ, प्रसार होने के बाद जो द्रव्यमान है इसका, वो द्रव्यमान इसकी जो घूर्णन अक्ष है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष, जो घूर्णन अक्ष है वो द्रव्यमान उससे दूर जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो आप इसको गर्म करोगे तो द्रव्यमान चारों तरफ से, हर जगह से, केवल इस जगह से नहीं, हर जगह से ये दूर जाएगा। और द्रव्यमान अगर दूर जाने लग गया, अब ध्यान से समझना क्योंकि आंसर अब आने वाला है। जड़त्वागुण जो होता है वो होता है m, अगर इस आकृति की बात करें तो ml²/12, ठीक है। और अगर बेसिक बात करें कि भाई किसी भी आकृति का जड़त्वागुण होता है mr², तो बताओ जो द्रव्यमान है, अब वो द्रव्यमान इससे दूर खिसक रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो द्रव्यमान जो है, पूरा द्रव्यमान तो फिक्स है, लेकिन दूरी बढ़ती जा रही है उसकी। और अगर दूरी बढ़ती जा रही है तो जड़त्वागुण क्या होगा? बढ़ेगा। और जड़त्वागुण बढ़ेगा, ऐसी परिस्थिति के अंदर पहले बताओ इसमें बाहर से कौन बल लगा रहा है? ये जो अभी आप गर्म कर रहे हो इसमें बाहर से बाह्य बल तो कोई लग नहीं रहा ना, ये तो घूम रहा है अपने आप। और जब बाह्य बल नहीं लगता ना तो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो अपन यहां कोणीय संवेग संरक्षण से लिख सकते हैं I इंटू ओमेगा बराबर कांस्टेंट। I इंटू ओमेगा क्या होता है? कोणीय संवेग होता है, और कोणीय संवेग यहां संरक्षित रहेगा। तो कोणीय संवेग संरक्षण से अपन क्या कहेंगे? I बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ेगा, इन दोनों का गुणा नियत है, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां आंसर आ गया आपका कि I इंटू ओमेगा बराबर कांस्टेंट होता है। या यूं कह लो I इंटू ओमेगा कांस्टेंट है, ये कह लो कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। तो बताओ I आपका बढ़ रहा है तो ओमेगा क्या होगा? घटेगा। तो इसकी जो चाल है वो क्या होगी? घटेगी। तो एक ऑप्शन ये भी है कि जड़त्वागुण बढ़ने के कारण इसकी चाल बढ़ेगी। चाल बढ़ेगी नहीं, चाल क्या होगी? घटेगी। और आप खुद जानते हैं कि जब किसी भी चीज का द्रव्यमान उसके किनारों पर जाएगा तो वो क्या होगा? धीरे होती जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? द्रव्यमान जो भी है वो अक्ष के निकट जितना रहेगा उतनी तेज चीज घूमेगी, और जैसे जैसे वो दूर जाती जाएगी तो वो लोड बढ़ता जाएगा और वो उसका जो चाल है वो कम होती जाएगी। और आप अगर इस कंसेप्ट से समझना चाहते हैं तो गर्म करने पर द्रव्यमान दूर जाएगा, दूर जाएगा तो दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो जड़त्वागुण बढ़ेगा, जड़त्वागुण बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, क्योंकि I इंटू ओमेगा कांस्टेंट होता है कोणीय संवेग संरक्षण से। तो I बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा। द आंसर विल बी बी।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, एक ठोस गोला मतलब सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर भिन्न भिन्न नत तलों, डिफरेंट नत तल का मतलब होता है इंक्लाइंड प्लेन, दो अलग अलग नत्तल हैं, अलग अलग नत्तल में, लेकिन खास बात क्या दे रखी है कि ऊंचाइयां दोनों की सेम है। अब ये ऊंचाई अगर सेम है तो फिर अलग कैसे हुए? अलग हुए भैया, ये थीटा अलग अलग है, एक का थीटा 1 है और एक का थीटा 2 है। तो एक ठोस गोला है, उसको पहले इससे लुढ़काया जाता है रोलिंग मोशन, और एक को इससे लुढ़काया जाता है रोलिंग मोशन करवाई जाती है। रोलिंग मोशन में क्या होता है, चीज घूमती भी है और आगे भी बढ़ती है, रोल कर रहा है। अब ये कह रहा है कि एक ठोस गोला अलग अलग से लेकिन ऊंचाइयां समान है, हाइट सेम है, तो दोनों कंडीशन में समान समय लगेगा, समान वेग होगा, वेग भिन्न भिन्न होगा, समय अलग अलग होंगे। इस तरीके के ऑप्शन बना के दे रखे हैं। मैं तो एकदम सिंपल बात बता रहा हूं, फॉर्मूले पर पहुंच जाओ आप। फॉर्मूला क्या है, ये जब नीचे आता है तो इसका वेग कितना होता है, मैं बोला हूं √2gh अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r²। अब देखो प्रश्न में क्या बोल रखा है, h सेम है, अरे बोलो h सेम है, और k² अपॉन r², ये भी गोला है ये भी गोला है, k² अपॉन r² कितना होता है ठोस गोले का, 2/5, तो इसका भी 2/5, इसका भी 2/5, तो भैया ये 10 है, ये h है, ये फिक्स है, तो सारी चीजें फिक्स है। तो यानी कि ठोस गोले जो दोनों स्थितियों में वो सेम वेग से आएंगे, सेम वेलोसिटी। तो जो भी ये बोल रहा है कि भिन्न भिन्न वेग से आएंगे, वो तो ऑप्शन गलत है भैया, ये गलत है अपना सी, तो ये सही हो सकता है। अब समय को चेक कर लो, समय को चेक करने का सिंपल तरीका क्या करो, समय का फॉर्मूला लिख लो। तो समय का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने, पहले ए का लिख देते हैं। ए तो पूछा ही नहीं, एक्सेलरेशन टाइम पूछा है, तो टाइम कितना होता है 1 अपॉन साइन थीटा √2h इंटू 1 प्लस k² अपॉन r² डिवाइड बाय g। अब बताओ सोचकर फटाफट, एच सेम है दोनों के नत्तलों के, दोनों का ये सेम है ये सेम है, तो ये तो सेम है, लेकिन दोनों के थीटा क्या है, अलग अलग है, और थीटा दोनों के अलग अलग होंगे तो समय दोनों का अलग अलग आएगा। अब आपसे मेरी एक बात याद रख लो, त्वरण और याद रख लो। त्वरण का फॉर्मूला होता है a बराबर g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r²। तो अगर दो भिन्न भिन्न नत्तल हैं, बहुत ध्यान से सुनना और इस बात को कॉपी में नोट कर लेना, दो भिन्न भिन्न नत्तल हैं लेकिन उनकी ऊंचाइयां समान है, तो जो वस्तु आएगी लुढ़कती हुई, जैसे गोला है, तो जो वस्तु लुढ़कती हुई आएगी उस वस्तु का वेग तो सेम होगा, क्योंकि वेग इस थीटा पर डिपेंड नहीं करता है, वेग थीटा पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन उसके त्वरण और उसका समय जो होगा वो कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। वेग तो सेम होगा क्योंकि वेग थीटा पर डिपेंड नहीं करता है, और टी और ए थीटा पर डिपेंड करता है, इसलिए ये अलग अलग होंगे। तो आंसर चेक करो, दोनों स्थितियों में गोला समान समय लेगा, गलत है, अलग अलग समय लेगा, थीटा अलग अलग है। दोनों स्थितियों में समान वेग से पहुंचेगा, हाँ वेग समान है, दोनों स्थितियों में समान वेग से पहुंचेगा। अरे भैया वेग तो सेम है ना, तो बी सही हो गया। दोनों स्थितियों में भिन्न भिन्न वेग से पहुंचेगा, गलत है, वेग भिन्न भिन्न नहीं होंगे। समान समय में लेकिन अलग अलग वेग से, ये गलत हो गया। तो अलग अलग वेग वाले गलत हो गए और ये ऑप्शन बी सही हो गया। अरे बात समझ में आ गई, शायद मैंने ये बोल दिया था भिन्न भिन्न वेग वाला, बाकी वेग थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अरे मेरी बात समझ में आ गई, तो इसको अच्छे से नोट कर लो, ये हो गया इसका ऑप्शन बी। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक गेंद एक समान स्थानांतरित गति कर रही है। देखो स्थानांतरित गति, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, हमने ट्रांसलेटरी मोशन यानी स्थानांतरित गति के दो भाग कर दिए। ये डेफिनेशन से है क्वेश्चन कि भैया दो तरीके की स्थानांतरित गतियां होती है, एक तो समान स्थानांतरित और एक असमान
एक समान स्थानांतरित गति यानी कि यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि जो कण है, जो गेंद है, कोई वस्तु है, जो भी है, उस कण का वेग, और वेग एक सदिश राशि है, उसका परिमाण भी होता है और उसकी दिशा भी होती है। तो एक समान स्थानांतरित गति में हम ये मान के चलते हैं कि परिमाण और दिशा, परिमाण प्लस दिशा दोनों क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ठीक है। और असमान के अंदर क्या बोलते हैं आप, परिमाण और दिशा की बात नहीं करेंगे। ठीक है। अब एक समान स्थानांतरित गति में परिमाण और दिशा सेम होनी चाहिए। तो बस अब चेक कर लो, यह विराम में है। विराम में कैसे होगी भाई साहब, ये कह रहा है स्थानांतरित गति है, स्थानांतरित गति हो रही है, स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो स्थिति में परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो विराम में कैसे होगी, पथ सीधी रेखा या वृत्तीय हो सकता है। देखो वृत्तीय इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो वृत्तीय में परिमाण तो नियत हो सकता है, लेकिन दिशा हर बिंदु पर बदल रही है। एक कण v चाल से, एक समान चाल v से वृत्त में घूम सकता है, लेकिन हर बिंदु पर इसके पॉइंट की दिशा क्या होगी, चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। तो वृत्तीय नहीं हो सकता, एक समान में नहीं हो सकता, असमान स्थानांतरित गति कहलाएगी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी वृत्तीय गति। सीधी रेखा में तो है, सही बात है। तो गेंद के सभी भाग समान वेग, परिमाण एवं दिशा रखते हैं, और इसका जो वेग है वो क्या होगा, नियत होगा। तो इसका आंसर होगा सी। गेंद का केंद्र एक नियत वेग से गति करता है और गेंद इसके केंद्र के समीप चक्रण गति करती है। एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, जब हम स्थानांतरणीय गति की बात करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं, तब उसके अंदर जो घूर्णन उपस्थित है उसकी चर्चा नहीं करते। अगर स्थानांतरणी के साथ आप घूर्णन की चर्चा कर रहे हो तो फिर वो लोटनी गति, रोलिंग मोशन कहलाएगी। ये बात डी ऑप्शन सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है। लाइन ये सही लिखी हुई है लेकिन इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। इसमें सिर्फ ट्रांसलेटरी का जिक्र हुआ है, केवल स्थानांतरणीय गति का जिक्र हुआ है। अगर ये रोलिंग मोशन के अंदर क्वेश्चन होता तो बात बिल्कुल सही है कि जो द्रव्यमान, स्थानांतरणीय गति में हम क्या करते हैं, स्थानांतरणी में हम ये क्या करते हैं, कोई भी वस्तु जो है उसका एक केंद्र मान लेते हैं और बाकी को हटा दो अब, और ये मानते हैं कि ये जो है वो कैसी गति कर रहा है, सरल रेखीय गति कर रहा है स्थानांतरणी के अंदर। लेकिन अगर आप ये बात कर रहे हो कि ये घूर्णन भी कराना है आपको, तो फिर घूर्णन अगर आपको इसमें शामिल करना है तो फिर आप इसको रोलिंग मोशन कहेंगे, स्थानांतरणी नहीं कहेंगे, लोटनी गति कहेंगे इसको आप। तो ये लाइन सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए यह आंसर सही नहीं है। तो इसका आंसर ये होगा सी, कि सभी भाग समान वेग एवं दिशा रखते हैं। क्लियर, सी। नंबर 4, एक कण किसी वृत्त में, वृत्त यानी सर्कुलर पाथ में, किसी सर्कल में v नियत चाल कांस्टेंट स्पीड से मूविंग है, तो आफ्टर हाफ रोटेशन, आधे चक्कर के बाद में, यहां सपोज यहां से चलना स्टार्ट करा दो, ये यहां से यहां तक पहुंच गया, ठीक है, और इसका जो त्रिज्या है वो r है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 2r। तो औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, कोई भी चीज हो चाहे कैसा ही पथ हो, औसत वेग अगर आपसे पूछा तो औसत वेग होगा कुल विस्थापन, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल अपॉन टेकन टाइम, कुल समय, लिया गया समय, ठीक है, टाइम। अब आप खुद को दिख रहा है ये चीज यहां से चल के यहां गई है, तो इसका विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन तो सीधी रेखा, तो विस्थापन हो गया 2r, तो इसका विस्थापन हो गया v एवरेज इक्वल्स टू 2r। अब टाइम तो दिया नहीं, अब टाइम नहीं दिया तो टाइम कैसे निकालें, तो अपन ये जानते हैं कि इन कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन द टेकन टाइम इज टाइम ऑफ पीरियड, यानी एक पूरे चक्कर में जो लिया गया समय होता है वही आवर्तकाल कहलाता है। तो एक पूरे चक्कर में इसने t टाइम लिया हो तो आधे चक्कर में, क्योंकि नियत चाल से चल रहा है, तो कितना समय लेगा t/2, तो ये 2 तो ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा कितना तेरा 4/t। अब t कैसे लेकर आओगे, t एकदम सिंपल, एक पूरा चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा 2πr, कितनी चाल से चल रहा है, v चाल से चल रहा है, बस इसको यहां पुट कर दो। सिंस t इज देयरफॉर v एवरेज विल बी 4r/t, तो यहां रखोगे 4r/t
अपॉन टी, टी की वैल्यू है 2 पाई आर डिवाइड बाय वी। तो आर से आर कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया 2v अपॉन पाई। तो इसका सही आंसर होगा 2v अपॉन पाई, यानी ऑप्शन बी। क्लियर, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक प्लेयर है मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन और सडनली कोई विरोधी है, उससे बचने के लिए वो पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है, तो खिलाड़ी पर जो बल लगता है उसका डायरेक्शन क्या होगा। ये टेस्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है, टेलीग्राम जो टेस्ट था उसका क्वेश्चन नंबर 1, उसका कोई क्वेश्चन है, नंबर एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, पर जो भी है उसका टेस्ट था ये। अब कितने बच्चों का ये सही हुआ था वो जरूर कमेंट में बताएं, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है, मतलब बहुत इसमें बहुत बढ़िया लॉजिक लगेगा, ऐसे नहीं इतने आसानी से सवाल होने वाला नहीं है कि हम कोई सी चीज याद कर लें और हो जाए। अब समझो ध्यान से कैसे हुआ। देखो, बल की दिशा जो होती है ना, वो होती है संवेग में परिवर्तन की दिशा। जिधर भी संवेग में परिवर्तन होता है उस डायरेक्शन में क्या लगता है, बल लगता है। ठीक है, अब भाई ये न्यूटन का दूसरा नियम है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा। F बराबर होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। जो फोर्स होता है वो होता है संवेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब आप सबसे पहले संवेग में परिवर्तन की दिशा निकालो कि किस डायरेक्शन में संवेग में परिवर्तन आया है। तो संवेग में परिवर्तन की डायरेक्शन देखो कैसे निकालेंगे, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ और ये ईस्ट। तो पहले बताओ ये किधर जा रहा था, नॉर्थ में जा रहा था। तो नॉर्थ ऊपर की तरफ मान लो इसका मोमेंटम हो गया P जे कैप। नॉर्थ जो होती है वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। फिर वेस्ट में जाने लगा तो वेस्ट में कितना हो जाएगा P, इधर की तरफ माइनस आई कैप, माइनस P आई कैप। तो आपसे निकालना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम, फाइनल ये है, दिस इज डेल्टा P। फाइनल मोमेंटम है माइनस P आई कैप, इनिशियल P जे कैप, सूत्र का है ये माइनस। तो ये है चेंज इन मोमेंटम वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन किधर है, इस चीज की डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन है माइनस आई और माइनस जे में। तो माइनस आई और माइनस जे ये होता है। कई बच्चे क्या करते हैं कि ये आ गया ये और ये गया तो इसका बीच में आ जाए, अरे ये रिजल्टेंट आ गया, ये तुमने फाइनल माइनस इनिशियल नहीं है, ये वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर होता है फाइनल प्लस इनिशियल को बताने वाला। दो वेक्टर के बीच में उनका परिणामी होता है, उनका अंतर का परिणामी नहीं होता। तो अंतर का परिणामी आएगा, फाइनल वेक्टर ये है, इनिशियल वेक्टर ये है, तो ये लिखेंगे डेल्टा P। और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप। तो माइनस आई कैप तो ये वेस्ट और माइनस जे कैप हो गया ये आपका साउथ। तो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के बीच में। ये है डेल्टा P का डायरेक्शन, संवेग में परिवर्तन की दिशा, जो कि वेस्ट और साउथ के बीच में है। और जो डायरेक्शन संवेग में परिवर्तन की होगी वो ही किसकी होगी, बल की होगी। तो यानी कि डेल्टा P की डायरेक्शन है वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट। तो इसलिए इसका आंसर होगा पश्चिम के अनुदिश नहीं, दक्षिण के अनुदिश नहीं, दक्षिण पश्चिम के अनुदिश घर्षण बल, डी। अच्छा सर, ये दक्षिण पश्चिम पेशीय बल भी तो है, दो ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जो मैकेनिक्स के अंदर हम जो यांत्रिकी के अंदर पेशीय बलों की बात नहीं करते हैं, मस्कुलर फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, पेशीय बल, आंतरिक कार्य वगैरह की गणना अपन यहां पर नहीं करते हैं, वो एक अलग ही ब्रांच है बायोफिजिक्स, उसके अंदर अपन ये स्टडी करते हैं। तो इसलिए यहां पर हम मैकेनिकल फोर्स की बात कर रहे हैं, यांत्रिक बलों की बात कर रहे हैं। तो यांत्रिक बल इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो आंसर विल बी सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली, बल की दिशा से। बल की दिशा होती है संवेग में परिवर्तन की दिशा। संवेग में परिवर्तन की दिशा नॉर्थ वेस्ट के बीच में नहीं आएगी, वो तो संवेग के योग की दिशा हो जाएगी। संवेग में परिवर्तन किधर आएगा, वेस्ट और साउथ के बीच में आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी ये टेस्ट नंबर 1 का है। एक बच्चे या दो बच्चे ने मेरे को कमेंट करके बोला था कि इसके आंसर में कुछ मिस्टेक है। तो जब कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, तो अब चेक कर लेते हैं इसको। एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा के एक समान लंबाई, लेंथ सेम है, मेटल, जिस मेटल के बने हुए वो वायर, वो सेम वायर है, उनके डायामीटर का रेशो दे रखा है 1:2। समान वेट अप्लाई, समान लोड लगाते हैं, तो दोनों तारों के प्रति एकांक आयतन के लिए स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा।
प्रति एकांक आयतन के लिए स्थितिज ऊर्जा का मतलब स्टोर्ड एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एक्चुअली क्या, एनर्जी डेंसिटी। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, कई सारे फॉर्मूले, लेकिन सबसे बेस्ट यहां पर यूज हो रहा है प्रतिबल अपॉन वाई, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा। अब प्रतिबल बटा वाई, अब प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल होता है एफ अपॉन ए, प्रतिबल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस। अब देखो सेम एफ है, वो कह रहा है कि समान भार लगाया जाता है, एफ सेम है, तार दोनों सेम मेटल के बने हुए हैं, यानी कि वाई भी कांस्टेंट है, तो बस U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए बटा में आ रहा है, स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल का वर्ग, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या नहीं दे रखी, व्यास दे रखा है, और समानुपाती में त्रिज्या और व्यास को एक जैसे ही काम में ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्षेत्रफल का स्क्वायर तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, आर का वर्ग, आर की घात 4, तो आर की घात 4। आप इसको त्रिज्या समानुपात व्युत्क्रमानुपात में त्रिज्या और व्यास का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जब लिखोगे तो वो अगर बट्टा में 2 लगाओगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आप ये छोड़ दिया करो टेंशन। तो U 1/d की घात 4 हो जाएगी, और अगर ये 1/4 हो गई तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, अपन ऐसे लिख सकते हैं U1 अपॉन U2 बराबर d2/d1 की घात 4, तो d2/d1, ये 1/2 है, तो d2/d1 होगा 2/1 की घात 4, तो 2/1 की घात 4 हो गया कितना, 16/1, तो आंसर होगा 16/1, और यही आंसर की में दिया हुआ था। क्लियर। 7, लिथियम और हीलियम की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब एक एक न्यूक्लियन के लिए लिथियम और इसकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है। बंधन ऊर्जा का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी, और प्रति न्यूक्लियन मतलब प्रति न्यूक्लियन। तो रिएक्शन दे रखी है, इसमें मुक्त ऊर्जा, रिलीज्ड एनर्जी, फ्री एनर्जी जो है वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है कि यहां कितनी एनर्जी रिलीज होने वाली है। अब मुक्त ऊर्जा क्या होती है, देखो मुक्त ऊर्जा का सिंपल सा तरीका, भाई ऊर्जा कितनी मुक्त होगी, यहां पर मान है 100 और यहां पर है 95, तो कितनी मुक्त हुई, 5 मुक्त होगी। बात समझ में आ गई। और इस तरीके से ये मुक्त ऊर्जा कैलकुलेट होती है। तो कैसे निकाला, अंतर करना है, बस कुछ नहीं करना। तो इन दोनों की ऊर्जाएं ले लो और इन दोनों की ऊर्जाएं ले लो, दोनों का अंतर कर दो। अब फाइनल वाले प्रोडक्ट माइनस इनिशियल वाले प्रोडक्ट का अंतर करते हैं, तो Q बराबर आएगा हीलियम की, तो हीलियम कितने हैं, 2, कितने हैं 2, तो 2 हीलियम की, एक हीलियम की, एक न्यूक्लियन की, देखो पहले लिथियम की दे रखी है फिर हीलियम की है, तो एक हीलियम के लिए कितनी होगी, एक हीलियम के लिए 7.06 और हीलियम कितने हैं ऐसे 2, तो इंटू 2। अब ये एक न्यूक्लियन के लिए आई है, तो ऐसे कितने न्यूक्लियन है इसके अंदर, 4, तो इंटू 4, ठीक है। माइनस ये इसकी ऊर्जा माइनस इसकी ऊर्जा, तो अब लिथियम तो एक ही है, तो एक लिथियम की कितनी है 5.6, तो एक लिथियम की है 5.6, तो 1 इंटू 5.6, ठीक है। अब लेकिन ये जो 5.6 वो कितने न्यूक्लियन की है, प्रति न्यूक्लियन, और यहां कितने न्यूक्लियन आ रहे हैं 7, तो इंटू 7 प्लस हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन की इन्होंने ऊर्जा नहीं दी है, हाइड्रोजन की ऊर्जा नगण्य मानकर छोड़ी जा सकती है, बहुत कम होती है ना, 1 से भी कम होती है, तो 1 से कम है तो इन संख्याओं के बीच में इसको छोड़ सकते हो आप। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जब इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग आंसर आता है 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर हो गया इसका 17.28 के निकट बैठ रहा है कौन सा, डी। तो ये इसका सॉल्यूशन है। मुक्त ऊर्जा कैसे निकाली अपन ने, इसकी कुल ऊर्जा, तो ये एक की है 7, तो कितने ये 2, तो इंटू 2। अब ये जो है ना ये एक न्यूक्लियन की है, इसमें कितने न्यूक्लियन है, 4 न्यूक्लियन है, तो इंटू 4। एक लिथियम की है इतनी 5.6, तो इसमें न्यूक्लियन कितने हैं 7, तो इंटू 7। ये अंदर जो 2 और 1 लिख रखे हैं ये तो इनकी संख्याएं हैं,
और आगे जो लिख रखा है वो इनके न्यूक्लियोनों की ऊर्जा है। तो ऐसे कैलकुलेट हमने किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक बल एफ एक्स मतलब एक्स पर डिपेंड अ टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल है। तो कौन से ऑप्शन सही है? एक तो दे रखा है यह एक अदिश राशि स्केलर, अदिश मतलब स्केलर से उत्पन्न किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। देखो एक फॉर्मूला है F बराबर माइनस du/dx। तो F किस पर डिपेंड कर रहा है? तुम्हारा U पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए तो सही है। दूसरा, यह केवल सिरों के बिंदुओं पर निर्भर करता है। तो अब मैं आपको एक परिभाषा बता दूं तो ध्यान से सुनना। जो संरक्षी बल होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, कौन कौन से बल संरक्षी बल होते हैं? विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सारे के सारे कौन से बल हैं? संरक्षी बल हैं। स्प्रिंग बल, ये सब संरक्षी बल। और जितने भी संरक्षी बल होते हैं वो सारे के सारे पथ पर निर्भर नहीं करते। मतलब अगर आप किसी ए से किसी बी तक वस्तु को 3 अलग अलग रास्तों से ले जाओ, 1, 2 और 3, अगर ये काम आपने किया है संरक्षी बलों के अगेंस्ट, अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स किया है, समझ में आ रही है मेरी बात? संरक्षी बलों के अधीन किया है, तो अंडर कंजर्वेटिव फोर्स किया है, तो पहले, दूसरे, तीसरे पथ में किया गया कार्य क्या होगा? बराबर होगा। फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड इक्वल टू थर्ड। संरक्षी बल पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करते हैं। तो ये यही कह रहा है कि यह केवल सिरों के बिंदु पर निर्भर करते हैं, जो सिरे हैं उन बिंदु पर निर्भर करते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। और मैं आपको बोल रहा हूं जितने भी संरक्षी बल के मैंने नाम बोले, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे के सारे, विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्प्रिंग बल, ये सब संरक्षी बल हैं। ये पथ पर, रास्ते पर डिपेंड नहीं करते, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं। नंबर 3, बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि विस्थापन 0 हो जाएगा कि बंद पथ में एक पूरे चक्कर में जो किया गया कार्य वो कितना होगा? 0 होता है संरक्षी बलों के अंदर। तो ये भी सही है, यानी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है। चित्र में एक समान खोखले गोले जो आइडेंटिकल होलो स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल होलो स्फीयर्स, ठीक है, अबाउट द एक्स एक्स डैश एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस हमें फाइंड आउट करना है। देखो एकदम सिंपल तरीका है। जड़त्वागुण जो होता है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 सीधा जोड़ करना है अपने को। तो देखो एकदम सिंपल है। आप तो ये देखो कि ये ज्योमेट्री कौन कौन सी अक्ष से होकर गुजर रही है। ये खोखले गोले का क्या है? डायमीटर। तो अबाउट द डायमेट्रिक एक्सिस ऑफ होलो स्फीयर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/3 mr²। इस अक्ष के सापेक्ष, व्यास के सापेक्ष खोखले गोले का जड़त्वागुण होता है 2/3 mr²। और स्पर्श रेखीय अक्ष, एक साइड से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष उत्तर होता है कितना? 5/3 mr²। अब ये बातें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि दो ही तो हैं खोखले गोले में। एक तो 2/3 mr², ठीक है, और एक होता है इसके साइड से, ये साइड से गुजर रहा है, स्पर्श रेखीय अक्ष बोलते हैं, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। तो स्पर्श रेखीय अक्ष या टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 5/3। तो इसके भी 5/3 है। तो बोलो नेट कितना हो गया? तीनों को जोड़ दो, 2/3 प्लस 5/3 प्लस 5/3 mr²। तो आई थिंक दिस इज 4 mr²। 3 कॉमन ले लो, 5 और 5 10 और 2 12, 4 3 चौक 12, सही है। तो आंसर हो जाएगा 4 mr²। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किसी पहिए का कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 100 चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड मतलब आरपीएस, राउंड पर सेकंड, रिवोल्यूशंस पर सेकंड, 100 रिवोल्यूशंस पर सेकंड से 300 आरपीएस, 300 रिवोल्यूशन पर सेकंड हो जाती है। ये ओमेगा नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। चक्कर प्रति सेकंड जो है वो फ्रीक्वेंसी एन की यूनिट होती है। ये जो आरपीएस है ये किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की यूनिट है। ये ऐसा 10 सेकंड में होता है।
तो इस समय में काटे गए चक्करों की संख्या को फाइंड आउट कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो सब बच्चे कर लेंगे, पर इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस है एक सूत्र सिखाना, आपको एक नई चीज आपको सिखाना। क्या, देखो ध्यान से भाई, इसको जो बच्चे बाकी आम लोग इसको कैसे करेंगे पता है? सबसे पहले तो वो क्या करेंगे, ω2 इज इक्वल टू ω1 प्लस एल्फा टी, पहली समीकरण लगाएंगे, ठीक है। फिर ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, क्योंकि ओमेगा तो दे ही नहीं रखा, ओमेगा का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा का मात्रक होता है एंड ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, ओमेगा टू को 2 पाई एन टू, इसको रखेगा 2 पाई एन 1, फिर यहां से अल्फा निकालेगा, ठीक है। फिर पूछा 10 सेकंड में चक्करों की संख्या, 10 सेकंड में, तो फिर चक्करों की संख्या कैसे निकालते हैं? चक्करों की संख्या निकालते हैं थीटा से। अब थीटा निकालने के लिए आपको लगानी पड़ेगी सेकंड इक्वेशन, ओमेगा 1t प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, फिर यह आएगा थीटा। और फिर थीटा होता है एक चक्कर में कितना कोण बनता है, 2 पाई। अब यहां आपका थीटा निकल कर आ जाएगा जितना भी आएगा, तो एक चक्कर में बनता है कितना, 2 पाई, तो n चक्करों में कितना बनेगा, 2 पाई n। तो आप यहां से कोण निकाल के यहां रखोगे, फिर आपके पास यहां चक्करों की संख्या आएगी 10 सेकंड में। यह पूरा लंबा तरीका है इसका। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। शॉर्टकट क्या है इसका, आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, थीटा जो होता है वो होता है ω1 प्लस ω2 बाय 2 इंटू टी, डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर आपको ω1 मतलब पहला वेग दूसरा वेग दे रखा है और चक्करों की संख्या या थीटा पूछ रहा है, तो आप 1 सेकंड में आंसर निकाल लोगे। कैसे? थीटा क्या है, थीटा है पूरा बनाया गया कोण, एंगल जो अंतरित किया जाता है, सबटेंड्स किया जाता है, तो सबटेंड्स एंगल थीटा, तो थीटा होता है 2 पाई एन, ω1 2 पाई n1 2 पाई n2 कॉमन, 2 पाई अंदर बचेगा n1 प्लस n2 डिवाइड बाय 2 इंटू टी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, n1 पहले कितने चक्कर काट रहा था, 100 प्लस बाद में हो गया 300 बटा 2 इंटू 10, कितना हो गया 400 बटा 2, 200 इंटू 10 2000, चक्करों की संख्या आ गई 2000। सोल्व करके देख लेना, ये इतना लंबा रास्ते से आंसर 2000 आएगा, मैंने 1 सेकंड में करके बता दिया। ω1 ω2 ये अगर रेडियन पर सेकंड में देता कि 100 रेडियन पर सेकंड, ये 300 रेडियन पर सेकंड है, तो मैं 300 और 100 और 300 रख के सोल्व करता, लेकिन रेडियन पर सेकंड में दिया, इसने फ्रीक्वेंसी दी है n दिया है, तो 2 पाई n रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से नोट करो सारी बातों को, और अगर समझ में नहीं आया तो इसको वापस रिपीट करके ध्यान से सुनो। क्लियर? तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए, और जो भी टेलीग्राम टेस्ट होता है उसमें सभी बच्चे अपने मार्क्स बताएं, ताकि अपने को मुझे आइडिया लगे कि भाई किस तरीके के मार्क्स आपके आ रहे हैं और क्या कमी रह रही है, तो अपन फिर उस तरीके से इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? तो ये था आज का हमारा। Subscribe to my channel, hit the bell icon and never miss an update.